नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट आज हुई है और वो है FATF फैटफ का जो इजलास हुआ और उसके अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। फिलवक्त भी मंगोलिया और आइसलैंड जो है वो उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान की जो कंप्लाइंस रही है उसमें पाकिस्तान की 27 में से 21 नुकात को कंप्लाई किया गया है, मुकम्मल किया गया है, उन पर अमल किया गया है और जो 6 नुकात हैं उसके ऊपर अभी अमल करना बाकी है। लेकिन बड़ा मुश्किल और बहुत ही एक टफेस्ट मरहला पाकिस्तान के लिए, जहां पे वो FATF की तलवार से बच निकलने में कामयाब नजर आ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में भी जो इसकी कंप्लायंस के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स रही हैं वो रिक्वायरमेंट्स भी यकीनन पूरी की जाएंगी। और एक तरह से जिस तरह बात आ रही है कि जो भारतीय मजमूम साजिश रही पाकिस्तान को फैटफ के अंदर जो ब्लैक लिस्ट करने की है, वो हमें कम अज कम इस वक्त उसकी वो साजिश या मजमूम मकासद जो है वो नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। कानून साजी भी हो रही है, तमाम जमातें भी इसके ऊपर जो हैं वो एक नजर आती हैं। गो के मुल्क के अंदर सियासी जमातों के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अंदरूनी तौर पे जितनी भी चपकलिश हो, इल्जाम तराशियां हो, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजियां हो या अपना नैरेटिव बयान करने के लिए एक दूसरे पर सबकत और बर्तरी ले जाने की बात हो, लेकिन जहां पर बात है फैटफ की वहां पर तमाम सियासी जमातें भी एक हमें नजर आती हैं और इसी इत्तेहाद के ऊपर यही तवक्को की जाती है कि मुल्क, कौम और उसकी इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी के हवाले से जो सियासत है उसमें भी उन चीजों को बरकरार रखा जाए। दूसरा एक और अहम मामला कि जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस के हवाले से 224 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया गया है, जिसमें बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तफसीली फैसला इस पर तहरीर किया गया है और इसमें यह बताया गया जो इंपॉर्टेंट और आम बात है कि सदर मुमलिकत ने आइन और कानून से तजावुज किया है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी, वजीर आजम इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उन्हें बरतानिया भी जाना पड़ा और अगर वो वजीर आजम वहां के बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात करनी पड़ी तो वो बरतानिया भी जाएंगे और बोरिस जॉनसन से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन हर सूरत मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आएंगे। तो इस पर भी बात करेंगे जरा कि क्या मियां नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुद तैयार नहीं है और क्या नौबत यहां तक आन पहुंची है कि अब वजीर आजम इमरान खान बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से मुलाकात करके मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए बात करेंगे। क्या ऐसा मुआहदा हमारे पास मौजूद है और क्या मियां नवाज शरीफ मुल्क आने के लिए तैयार है? जो ये एक्सट्रीम स्टेप्स हैं वो उठाने की बातें की जा रही हैं, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे अहमद जवाद साहब, सेक्रेटरी इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। चौधरी जाफर इकबाल साहब, साबिक वजीर मुमलिकत मुस्लिम लीग नून, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद मी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आजिज दामरा साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। अहमद जवाद साहब, कंप्लायंस ऑफ द FATF स्टिल एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था जितनी कंप्लायंस कर दी है, आप समझते हैं कि FATF में भी हमें डू मोर ही किया जा रहा है इस वक्त? और कहा जा रहा है कि जो 27 में से 21 तो हमने कर ली, फिर भी हम ग्रे लिस्ट में अब तक। देखें फरीद, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन तो ये है कि देखें ये तकरीबन 2018 से ये एक चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है, हमारे मुल्क के लिए। और इसमें जो तीन तीन महीने के बाद इसकी जो रिव्यू होता है उसमें आपने ख़ुद भी अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में ये बात कही कि इंडिया ने इसमें पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए और इसके लिए काफ़ी एक इंटरनेशनल लॉबिंग की गई। लेकिन इसमें खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान जितने भी रिव्यूज़ हुए हैं और टिल टुडे आज तक की तारीख में हम ब्लैक लिस्ट में नहीं गए, हम ग्रे लिस्ट में रहे हैं। और हमारी कंप्लायंस जो है, जो कि शुरू में 30 में से कोई 4-5 थी, वो बढ़ते बढ़ते अब 21 पे तकरीबन चली गई है इस दफ़ा, जो 27 में से। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिव्यू है वो फरवरी या मार्च में जो भी है, उम्मीद है कि ये रिमेनिंग जो 4-5 हैं ये भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। तो एक प्रोग्रेस है और हम उस खतरे से बच रहे हैं जो कि अच्छा, सऊदी अरब के हवाले से बड़ी बातें आ रही थी, बाद में उसको क्लेरिफाई भी किया गया कि सऊदी अरब ने उसमें जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट वोट दिया, लेकिन दफ्तर खारजा ने भी, गवर्नमेंट ने भी उसको जो है वो बड़ा निगेट किया इस मामले में। जी देखें, फैटफ के हवाले से आपने तकरीबन हर रिव्यू कमेटी में आपको उससे पहले आपको ज़रूर आपको र्यूमर्स मिली जी कि मलेशिया हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, टर्की, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज़ के बारे में एक स्पेकुलेशंस क्रिएट की। तो ये उसी मंसूबे का हिस्सा था जो कि इंडिया पाकिस्तान में फैटफ के हवाले से पाकिस्तान को कॉर्नर में करना चाहता है। यानी आप कह रहे हैं फॉल्स प्रोपेगेंडा होता था, लॉबिंग होती थी, पूरी कंपेनिंग होती थी कि किस तरीके से इसको करना है। और मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए जो है ये भी एक जीत है कि पाकिस्तान इन तमाम
कोशिशों के बावजूद वो ग्रे लिस्ट में और बेहतरी की तरफ अब जा रहे हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर जिस तरीके से फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा और दुश्मन की तरफ से चीज़ें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कोशिश ये होती है कि हम भारत जो है वो किसी न किसी तरीके से ऐसा प्रोपेगेंडा करे। करंटली जो सूरत हाल हुई, खासतौर पे कराची में गिरफ्तारी का वाकया, आईजी के मामले के ऊपर अगवा वाला मामला, उसके बाद अफसरान की छुट्टियों पर जाने वाली चीज़ें, कराची में होने वाला एक जो ब्लास्ट बिल्डिंग में कराची में हो, उसको लेके भारतीय मीडिया ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे शायद यहाँ पे कोई सिविल वॉर छिड़ गई है, जैसे शायद यहाँ पे कोई कानून ही नहीं है। तो इस चीज के हवाले से भी ये आप लोगों के ऊपर या अपोजिशन के ऊपर चीजें जा रही हैं कि चूंकि आप लोग इतना ज्यादा एक दूसरे पे दस्त तो गिरेबान है कि उसका फायदा जो है वो दुश्मन मुल्क उठा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब। फेटफ का मामला और बैनुल-अक़वामी बहुत सारी यूएन उसमें जितनी तंजीमें हैं वो हर तंजीम हर इदारा किसी न किसी नुक्ता नज़र के तहत बनता है और वो अपनी निगाह से आपको देखते हैं, वो आपकी ज़रूरियात, आपकी आइडियालॉजी या आप का नज़रिया क्या है उसको वो सामने नहीं रखते। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं और जब आप कुरान को सुप्रीम लॉ मानते हैं, जब आप इस्लामी रियासत की बात करते हैं और फिर आप एटमी इस्लामी रियासत हों, तो फिर आपको बहुत सारे कामों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें इस चीज़ से खदशा नहीं है कि इंडिया हमारे मुतल्लिक क्या कहता है, हमें इससे भी खदशा नहीं है कि अमेरिका, बरतानिया, दूसरे क्या सोचते हैं। प्रोपेगेंडा तो करते हैं, वो अपने नुक्ता निगाह से देखेंगे ना। मुझे देखना ये है कि मैं जो कुछ हूँ, व्हाट आई एम, क्या मैं उस पर मुतमईन हूँ। अगर मैं खुद तजब्जुब का शिकार हूँ, मैं कहूँ नहीं जी ये मुझे आधा तीतर आधा बटेर कर ले, मैं इस्लामी भी रहना चाहता हूँ, मैं लिबरल भी रहना चाहता हूँ, मैं वो भी, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। जब आप अपनी शनाख्त बनाएंगे, आप अपनी आइडियालॉजी के ऊपर चलेंगे। तुर्की को देख लें, जो काम आपको बैनुल-अक़वामी सतह पे और दूसरे मुल्कों के साथ डील करने के लिए, दुनिया में जीने के लिए करने हैं, वो करने हैं। और मेरे 5 साल जो बतौर रुकन कौमी असम्बली मैंने देखा है, कभी भी अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस से ऐसा कोई इकदाम नहीं हुआ जिसमें वो चीज़ें जो बैनुल-अक़वामी सतह पे हमारी ज़रूरतें हैं या इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए, वहां पे हम कहीं एक दूसरे से जुदा। लेकिन मैं जिस वाक़े का तज़किरा कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आपने देखा होगा इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग आपने देखी, मैंने किस देखा तरीके है, से उस चीज को किया मैंने और उन्होंने देखा उसी है, वाक़े को लेके बड़ा कैश किया उसे। देखे ना कैश किया किस वाक़े को, उस जलसे को जो अपोजिशन ने किया उसको कैश उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल नहीं है। हमारा उसके बाद नतीजे में जो एक गिरफ्तारी सफदर साहब की, मेरा बतौर अपोजिशन एक्ट था वो जलसा, वो जो आईजी का अगवा है, वो जो कैप्टन सफदर साहब का दरवाजा तोड़ना है, वो मेरा एक्ट नहीं था, वो मेरे खिलाफ हुआ है। अच्छा, जो चीज मेरे खिलाफ हुई है वो किसी ताकतवर ने की है, अब उसका तो मुझे ना कहें कि अपोजिशन के कहने की वजह से। अपोजिशन ने कहा था कि आप एक मफरूर को पकड़ के लाएं जो कि खुद जो है दहशतगर्द अदालत में, वो भी उन बेवकूफों को वही मिला। अब वो कौन पीटीआई कहेगी हम नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। अच्छा भाई, आपको पता नहीं है तो फिर आपके नीचे काम करने वाले इदारे हैं, उनकी बात नहीं बनी, वो भंजा वो जैसे सर्दी अदालत का मफरूर है जो उस वाक़े से कई किलोमीटर दूर है, वो कहता है मुझे कैप्टन सफदर ने जान से मारने की धमकी दी। भाई दुनिया हंसे नहीं आप पे तो क्या करे। यानी आप ही कह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन हुई वो पीटीआई ने खुद मौका फराहम किया जिसको भारत ने जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश, वो पर्चा करवाते हैं, फिर आपके आईजी साहब रात को अगवा हो गए, मैंने तो नहीं किए, वो तो मेरी सिक्योरिटी कर रहे थे। अच्छा, वो पर्चा जिसके लिए उनका मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए, ये जिनका एक्ट है उनको सोचना चाहिए। और ये पहली दफ़ा नहीं है, हम कई दफ़ा भूल जाते हैं, हम ये समझते हैं कि शायद कोई एक इदारा, वो फौज का हो, रेंजर्स का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, शायद उस पर कोई बात करें तो तब दुनिया मजाक उठाती है। जब आप अपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आवाज़ उठाते हैं, जब आप पार्लिमान को कुछ कहते हैं, जब पार्लिमान के अंदर बैठने से इनकार करते हैं, जब आईने पाकिस्तान के तहत आप मुंतखब होके आए और उस ऐवान से बाहर निकल के उसके ऊपर शलवारें सुखाते हैं, तब भी दुनिया बहुत कुछ कहती है। ठीक है, मैं आजिज जामरा साहब आपकी तरफ आता हूं जरा सा, क्योंकि यहाँ पे फेटअप वाला मामला जो है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सारी चीज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी कहा गया बाहर कुछ तकारीर के अंदर कि फेटअप के हवाले से भी जो अपोजिशन की जमातें
उसको जो है वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई है अपोजिशन की तरफ से। तो ये तो एक कौमी मामला है सर, और कौमी मामले के अंदर चाहे वो किसी भी तरह की सियासत आपस में हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब हमें इस तरह की पाबंदियों की तलवार हमारे सर पर लटक रही हो, तो फिर ऐसी आवाज अगर हम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से सुने, तो आप समझते हैं कि ऐसी चीजों में एटलीस्ट अपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो एक हो और एक प्लेटफॉर्म पे और एक इत्तेहाद यगानगत हो उनके अंदर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, जहां तक पेटअप का मामला है उसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मामला रियासत का होगा और मुल्क की खुद मुख्तारी और वकार का होगा उसमें कोई दो राय नहीं है। और खासतौर पर दोनों जिम्मेदार पार्टियां जो इक़्तिदार में रह चुकी हैं, पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन, मगर उस सेटअप वाले कानून के अंदर भी देखें क्या डंडी मारी पीटीआई ने कि जो नेगोशिएशन हो रहे थे उनको उन्होंने कहा कि ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। मतलब उस सारे मामले को अगर खराब किया और इंडिया अगर खुश भी हो रहा है या प्रोपेगेंडा। अच्छा, एनआरओ नहीं मांग रहे थे वैसे धामरा साहब? एनआरओ नहीं मांग रहे थे? मैं एनआरओ को, अब बड़ा हार्ड लफ्ज हो जाएगा लानत का, मगर मैं कह रहा हूं कि आप हमें एनआरओ ना दें, सारी अपोजिशन को गिरफ्तार कर दें, एक ही दिन क्रैक डाउन करें और सारी अपोजिशन को गिरफ्तार कर दें कि एनआरओ नहीं देना है हमको। लेकिन सियासी तारीख तो रही है ना धामरा साहब, एनआरओ के हवाले से। एनआरओ की बात है ना, एनआरओ हम पे थोपने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। ये एनआरओ हुकूमत करना चाह रही है, सिलेक्टेड करना चाह रहा है आपसे, हुकूमत आपसे एनआरओ करना चाह रही है। यस। कैसे? दूसरी बात, कैसे धामरा साहब, ये बताएं तो सही जरा कैसे? दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम में मौजूद अहमद जवाद साहब जो बड़े सुलझे हुए पीटीआई के रुकन है, उनको एक मशवरा देना चाहता हूं कि देखें, ये जो सीजन चल रही है पीटीआई की, खासतौर पर कराची वाले वाकयात के बाद, आप जैसे संजीदा लोग टॉक शो में ना आए तो बेहतर है। मैं एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ या 10 चले कोई संजीदा, धामरा साहब कोई संजीदा बातचीत ही हो जाएगी, कोई अच्छी बातचीत हो जाएगी, कोई कंस्ट्रक्टिव बातचीत हो जाएगी, कोई मजबूत बातचीत हो जाएगी। आप हैं, चौधरी जाफर इकबाल साहब हैं, अहमद जवाद साहब हैं, क्या ही अच्छा हो कि इस प्लेटफॉर्म से हम अच्छी बात करें जरा सा। मैं अपने मुखालिफ पार्टी के रुकन के लिए ये अल्फाज कह सकता हूँ ना, वो इसलिए कह रहा हूँ इनके फायदे के लिए कि अब ये 8 से 10 दिन कराची वाले वाकये पे जो झूठ पे झूठ बोलने का जो टास्क दिया गया है खबरनामा पीटीआई को, जो शाम 7 बजे से रात 11-12 बजे तक टीवी पे आके खबरनामा पढ़ रहे हैं, ये डेली बेसिस झूठ। चले कोई तो अच्छा काम हो जहां पे आपका शिकवा शिकायत होती है कि हुकूमत जलती पर तेल का काम करती है, वह अहमद जवाद साहब कहीं पे ऐसे लोग भी है ना जो कि फायर फाइटिंग भी करते हैं सर, आग बुझाते भी हैं। देखिए, मैं और टेक्निकल, मेरा काम मशवरा देना था, मेरा काम मशवरा। अच्छा, आप चाहते हैं अहमद जवाद साहब अपीयरेंस ना दे टीवी के ऊपर इन दिनों? जी, 2 टेक्निकल चीजें और हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। अच्छा, इंडिया खुश क्यों होगा? क्या मज़ार कायद पे पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे, या वहां पर कोई रियासत के खिलाफ नारे लगे, या वहां कोई मोदी की हिमायत में नारे लगे? अच्छा, उस पर बात करते ना धामरा साहब, फैटफ पे जरा बात कर लेते ना। आपने कहा ना कि फैटफ के मामले के ऊपर हुकूमत ने जो है वो खुद इसको हमारे ऊपर ये कंट्रोवर्शियल किया कि हम पर इल्जाम लगाया कि हमसे एनआरओ के हवाले से, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या एनआरओ मांगा जा रहा है वैसे? गवर्नमेंट आपसे क्या एनआरओ मांग रही है? मेरे ख्याल में जब आप मेरी बात को कंप्लीट सुनेंगे ना, अच्छा तो ठीक है, बोले की जरूरत ना पड़े। बोले। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह है कि पीटीआई एक टॉक शो में एक मौकफ इख्तियार करती है कि फलांग कर वो चबूतरा और वो अंदर आए। नारों पे एतराज इसलिए नहीं है कि इससे पहले भी इमरान अहमद नियाजी वहां पर मुक्के लहरा के और वजीर आजम के नारे लगवा के और वहां पे खड़े हुए कायदे आजम मोहम्मद अली जना के पाकिस्तान को बाय बाय करके नए पाकिस्तान का तस्वर देने। आपने उस वक्त केस क्यों नहीं रजिस्टर कराया? एक बात कह रहा हूं ना, वो जुरिडिक्शन हमारी नहीं है। अच्छा, वहां पर गेट खुला क्यों? वहां पर अगर ये फलांग कर अंदर आए हैं कैप्टन सफदर, तो उनके फुटेजेस कहां हैं? और वो क्या पुलिस पे जो गुस्सा किया जा रहा है कि आपने जाने क्यों नहीं दिया, क्या वो जुरिडिक्शन सूबाई हुकूमत की है? क्या गेट नहीं खोला गया था? अगर खोला गया था अंदर जाने के लिए, तो क्या वहां पुलिस ने खोला या वफाकी इदारों ने खोला, या वो जुरिडिक्शन सूबाई में आती है नहीं आती? दूसरे, मुझे वो फुटेजेस चाहिए पीटीआई की जानिब से, फौरी तौर पर दे दे, ताकि मैं सबसे ज्यादा मजम्मत कर सकूं फिर इस वाकये की कि वो जो एक दहशतगर्दी के केस में जो बंदा है, वो उसी टाइम पे बकाई यूनिवर्सिटीज की लोकेशन शो हो रही है जो कई मील दूर है। अच्छा, कहा जाता है कि मोबाइल अपने भाई के पास छोड़ गया है। आजकल के दौर में कौन अपनी मोबाइल किसको देता है? भाई को नहीं देता है। चले एज मिल सकता है ना कहीं मोबाइल कोई भूल भी सकता है। वो फुटेजेस पीटीआई लेके आए जिसमें सफदर, कैप्टन सफदर उनको वहां खड़े धमकी दे रहे हैं और उनकी एक शक्ल उस टाइम वहां पे दिखाई जाए। दावरा साहब, हम वैसे हम अपने फैटफ वाले टॉपिक से बिल्कुल डेविएट कर गए।
नहीं, मैं उस पर नहीं किया। हाँ। मैंने उस पर बिल्कुल नहीं किया। मैंने कहा कि रियासत के लिए जितनी कंट्रीब्यूशन, मैं किसके ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, मगर इमरान खान की आने के बाद कश्मीर इशू को देखें, दूसरे इश्यूज के देखें, तो उन पे बहुत बड़ी बात की जा सकती है उनकी। मैं नियत पे शक नहीं लेकिन इस करता, पे अप्रिसिएशन तो दी जा सकती है ना मगर उसके हुकूमत को, कि कहा 5 पॉइंट्स हमारे पास थे और कहा हम 21 पॉइंट्स की कंप्लायंस कर गए। का मुजाहरा किया है। नहीं, इस पे तो अप्रिशिएट करेंगे ना, का मुजाहरा किया है। फैटफ के ऊपर तो आप अप्रिशिएट करेंगे ना हुकूमत को। हुकूमत को क्यों करूंगा? मैं तो पूरी पार्लियामेंट को करूंगा, अपोजिशन को भी करूंगा ना। अपोजिशन का ताउन उन्होंने मांगा, हमने अच्छा दिया। चले, और एक ब्रेक लेते हैं खराब। दामना साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, मुझे ब्रेक की कॉल हो रही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर जरा मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बार फिर एनआरओ की बात करते हैं, जो कि कहते हैं कि देना जो है वो तबाही का सबब होगा इस मुल्क के लिए अगर एनआरओ दे दिया गया। और दूसरी तरफ जो बात हमने इब्तिदा में कही कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इमरान खान साहब बरतानिया जाने को भी तैयार हैं, वहाँ के वज़ीर आज़म से मुलाकात को भी तैयार हैं। अहमद जवाद साहब, ये बार बार एनआरओ की बात करना, अपोजिशन कहती है कि हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अपोजिशन मुझसे एनआरओ मांग रही है, ये कौन किससे एनआरओ मांग रहा है? देखें, बात यह है कि चलें, कराची के वाक़े के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं तो इसको एनआरओ को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एनआरओ बेसिकली क्या है, आप एक रिलीफ मांग रहे होते हैं एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल में जिसमें आपके गिर्द घेरा तंग हो जाता है। ये माजी में भी हुआ है, घेरा तंग हो गया इनके? घेरा तंग है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कराची के रेफरेंस से, और आप आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, ये मेरा तज्जिया है, ये एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा तज्जिया है कि आप ये देखें कि कराची का वाक़या जब होता है तो उसके नेक्स्ट डे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की टॉप लीडरशिप जो है, कितना एग्रेसिव बयानिया था और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था, बड़ा क्लियर कट था, उसमें कोई मिन्सिंग ऑफ वर्ड्स नहीं गुजरावाला से शुरू हो चुका, ठीक है जी, इतना वो एग्रेसिव वो बयानिया था। वेरी नेक्स्ट सर गुजरावाला से शुरू जी, हो गया था। नहीं, इसको जरा थोड़ा सा इसका तनाजुर डिफरेंट है। एग्रेसिव मोड गुजरावाला से शुरू हो गया था। लेकिन ये है कि ये एक वाक़े के बाद कि जिसमें जाहिर है कि IG के अगवा, सेक्टर कमांडर, रेंजर्स, दरवाजा तोड़ना, चार दीवारी, ये सारे एलिगेशंस थे ना, ये वेरी नेक्स्ट डे थे। अब आप देखें अभी जो सूरत हाल है वो क्या है। अभी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अगर अब आप पूछें, उस वाक़े के हवाले से चीफ मिनिस्टर से पूछ लें, उनके स्पोक्स पर्सन से पूछ लें, तो वो ये कहेंगे जी कि हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, इंक्वायरी कंप्लीट होगी 30 दिन के बाद फिर बताएंगे। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वो बयानियां छोड़ के तो अब इंक्वायरी के पीछे छुपने की कोशिश हो रही है। एनआरओ मांग कौन रहा है? ठीक है, मुझे देखिए इसी में मैं बता रहा हूं ना, अब ये इसकी क्या वजह है, इसी से आपने निकाल लेना कि एनआरओ की कोई ख्वाहिश है, कोई रिलीफ की ख्वाहिश है, कोई डील है, गिलगित बल्तिस्तान का आगे इलेक्शन है, मुझे नहीं पता। तो लेकिन ये मुझे बताएं कि एक इतना एग्रेसिव बयानिया जो नेक्स्ट डे था, लेकिन सीएम साहब कुछ और कहते हैं। अब वो देखें इंक्वायरी के पीछे चला गया ना, और 30 दिन आपने मांगे हैं उसके लिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप PMLN की तरफ से आ जाएं, PMLN का भी बड़ा उसी तरह का बयानिया था, लेकिन अभी आप अगर देखें तो अब वो बयानियों को टिल्ट कर दिया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ, और उसमें से एस्टेब्लिशमेंट जो है बिल्कुल निकल गई है। अब ये देखें, ये टिल्ट जो है, आप पहले दिन आपका कुछ और है और उसके बाद आप एक पार्टी जो है इंक्वायरी के पीछे छुप रही है, एक पार्टी जो है अपना बयानिया चेंज करके अब फेडरल गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ चली गई है। सीएम तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एनआरओ क्या चीज ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक पार्टी जो है वो इंक्वायरी के पीछे जो है वो छुप रही है, दूसरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ जा रही है। मैं जरा सीएम सिंध की जो टॉक है असेंबली के अंदर वो सुनवा देते हैं, फिर चौधरी जाफर इकबाल और आजिद दामना साहब से बात करें। हम अपनी पुलिस सर्विस के साथ खड़े और जो लोग हैं उनको बेनकाब कराएंगे। सारी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएगी चीज कि किसने क्या किया है। बड़ी बातें हुई कि तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, बहुत कुछ हुआ था उन 2 दिनों में, कई चीजें जो मैं बता सकता हूँ, कई चीजें मैं नहीं बता सकता। जाफर इकबाल साहब, सर बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, बहुत सारी वो चीजें नहीं बता सकते, हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये जो जवाब साहब कह रहे हैं कि अब आप लोग छुप रहे हैं बेसिकली। आप कहते हैं उल्टा कि गवर्नमेंट एनआरओ मांग रही। देखिए, कतन हम नहीं छुप रहे। एनआरओ की वजाहत बात लंबी हो जाएगी। मुशर्रफ साहब के दौर में ये टर्म आई जब उन्होंने सियासतदानों को बिल्कुल सियासत से आउट कर दिया और अपनी एक किंग्स पार्टी बना के चलाना चाहा, मुल्क ना चला, फिर वो मजबूर हुआ डिक्टेटर के दोबारा सियासतदानों के साथ बैठे और बैठ के कहे कि आइए आप भी हिस्सा लीजिए, आप भी सियासत कीजिए और ये काम इस तरह आगे चलना चाहिए।
इमरान खान साहब ने इस्तीफे असेंबली में भेजे थे, तब उनको एनआरओ की ज़रूरत पड़ी। अगर इस्तीफे कबूल हो जाते तो वो असेंबली से बाहर हो जाते। मियां नवाज शरीफ साहब ने या सादिक साहब ने, हम सब ने अच्छा, इस्तीफे भेजने के बाद एनआरओ लिया गया। एनआर जब इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो एनआर ये है ना, अच्छा, यानी कि आपने कहा आप कह रहे हो उस नेशनल वक्त जब- रिकॉन्सिलिएशन। देखिए होता ये है यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान आप साहब कोई पहले गलती, पहले जो है वो एनआरओ खुद कोई दे फर्द चुके कोई फर्द गलती कर बैठता है सियासतदान, उस गलती से वो निकल नहीं पा रहा। पहले तो हमने भेजा, वफूद भेजे उनके पास, इमरान खान साहब के पास, हाँ। लेकिन वो इस लहर में थे कि इतने लोग आ गए, वो खड़े हैं और खिताब कर रहे हैं। जब कुर्सियां खाली हो गई, हाँ। कुछ ना रहा, फिर वापस मुड़ के आना था, फिर मुड़ के आए असेंबली। अच्छा। और हमने उन्हें शर्मिंदगी से बचाया और नहीं, हजीमत से उन्होंने भी खुद बचाया। दरखास्त की थी किसी से? दरखास्त की थी, नहीं की थी, लंबी बात है, बता देना लेकिन जरा। आ गए ना जी, नहीं, इस्तीफे मुझे बता कबूल दें, नहीं हुए। खान साहब की तरफ से भाई साहब, किसी को कहा गया था जो कि इस्तीफे या उन्होंने उन्हें दिए मिन्नत थे, तरल्ले किए थे कि भाई हमारे इस्तीफे वापस कर दो। जो इस्तीफे दिए गए थे वो कबूल नहीं हुए, ठीक है जी। उनको दोबारा असेंबली में बैठने का मौका मिला। अगला एनआरओ इमरान खान साहब ने, कोई तो टाई अप हो रहा होगा ना। अगला इमरान खान साहब ने एनआरओ किया इलेक्टेबल्स के साथ, जिनके बारे में वो बहुत सख्त अल्फाज कहते थे कि मैं इन्हें साथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं लूंगा। फिर सारी पार्टियों से जो कुछ भी जिसने भी ला के दिया, वो पाशा साहब ने भेजे, जहीरुल इस्लाम साहब ने भेजे, कोई और मुआवनत करता रहा, वो सब भी उनके पास आए, वो भी उन्होंने एनआरओ किया। अगला एनआरओ था पंजाब के बड़े डाकू के साथ, वो भी किया उन्होंने। फिर अगला एनआरओ था उनका, जिनके हाथ पे वो कहते थे हमारी एक कारकुन का खून है कराची में, एमक्यूएम, वो एनआरओ भी हुआ। फिर वो जो आज़ाद जीत के आते थे, उनके बारे में इमरान खान साहब क्या कहते थे, उनके साथ एनआरओ। ये 5-6 एनआरओ करने के बाद वो वजीर आजम की शेरवानी पहन सके। आज वो एनआरओ दोबारा चाहते हैं। आज के आप नहीं चाहते? आज भी, अच्छा, आप नहीं चाहते? आज भी उनके मुझे बयान तो में, बता दें, आप नहीं चाहते? देखें हम आपका कोई एनआरओ नहीं है? अगर तो एनआरओ से मुराद ये है कि हम रिलीफ चाहते अपने हैं? मुकदमात से रिलीफ चाहते हैं, हम नहीं सर, वो चाहते। आपके ऊपर कहते हैं हम 8 नहीं चाहते। मुकदमात हैं, 10 बनाए ना। 8 मुकदमात हैं देखें, मेजर। वो साफ 8 पानी मुकदमात का के अंदर आप फ्री- घिर चुके हैं और उससे फ्री- आप रिलीफ मांगते हैं बस। साफ पानी में शहबाज शरीफ साहब को 12-14 माह अंदर रखा गया, नैब ने लिख के दे दिया, रेफरेंस नहीं बनता। आशियाना हाउसिंग में रखा गया, ख्वाजा साद रफीक को लिख के दे दिया, रेफरेंस नहीं बनता। आज प्राइम आज मिनिस्टर भी साहब कह ने रहे कहा हैं है, ना, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ शहजाद ऐसे अकबर- शवाहिद मिले वो बच नहीं सकेंगे। ये तो उन्होंने आज कहा ना, शहजाद अकबर साहब 20वीं दफा कह चुके हैं, लेकिन वो सारे केस खत्म हो प्राइम रहे मिनिस्टर आज कह रहे हैं, हैं, सारे केस आज खत्म प्राइम हो रहे मिनिस्टर कह रहे हैं, हैं, सारे केस खत्म आज हो रहे प्राइम हैं। मिनिस्टर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो सारे केस खत्म। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था नया पाकिस्तान होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था 50 लाख घर होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस यूनिवर्सिटी बनेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था साइकिल पे वज़ीर आज़म हाउस जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था 2 मुलाजमों से घर चलाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था मैं जो है वो जहाज नहीं मुझे इस इस्तेमाल पे इतना करूंगा। बता दें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नवाज बहुत शरीफ साहब कुछ के कहा मामले था। के ऊपर वो कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर यूके से मिलूंगा जाके चीजें। इतना मुझे आज बता दें जाफर साहब, आप बड़े सीनियर पार्टी मेंबर हैं, चीजें मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आने को, वतन वापस आने को तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब आएंगे? तैयार हैं, आ रहे हैं? आ रहे हैं इंशाल्लाह, अगले और माह आएंगे? डेट भी देंगे आपको, डेट इसी भी साल देंगे, में? डेट भी देंगे। नहीं, इमरान 2020 खान में? साहब ने अच्छा, टाइगर 2020 फोर्स, इमरान खान साहब इतना ने तो बता दें। टाइगर फोर्स से खिताब करते हुए भी कुछ चीजें कही थी, और अच्छा। वो वजीर आजम को जेब नहीं देते। चले मैं जरा और एक आज अगर वजीर आजम साहब ने कहा है मैं खुद जाऊंगा, तो ये वो फ्रस्ट्रेशन है कि जब आपके पास ना कानून, ना कायदा, ना इखलाकी कोई जवाज, ना आप कुछ पिछले 2-2.5 माह में एक चिट्ठी दिखा दें कोई लिखी हो। अच्छा, चले इन्होंने मैं लंदन के अखबार को इश्तिहार भेजा, वो वापस आ गया। मैं अभी कि हम जरा नहीं एक शॉर्ट छापेंगे। सुनवा देता हूँ। मेरे पास एक शॉर्ट है, मेरे पास एक साउंड बाइट है मरियम नवाज साहबा का। दामरा साहब, मैं आपसे सवाल करने से पहले जरा आप भी सुनिए, अगर आपको आवाज है। मैं क्वेश्चन इसी पे फ्रेम करूंगा जी, सुनवाइए। जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें नोटिस जो है ना वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए। दामरा साहब, नोटिस हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, किसी और को नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आर्मी चीफ साहब से मुतालबा करते हैं कि नोटिस लें। दोनों के आप इत्तेहाद पीएमएल पीपल्स पार्टी का हम देख रहे हैं मजबूती तौर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पीडीएम का, उसमें तमाम बातें इकट्ठे आप लोग जा रहे हैं। वेलकम बैनर्स हमने देखा जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी के झंडे के ऊपर मियां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ सबकी तस्वीर भी लगती है। ये दोनों के बुनियाद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है यहाँ पे? देखिए, पहली बात तो मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दे रहा हूं, मगर एनआरओ की थोड़ी डेफिनेशन में बता दूं कि इस हुक्मरानों का एक नैरेटिव था। एक वो था कि करप्शन के खिलाफ मैं डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, मैं एहतसाब करूंगा और एहतसाब करूंगा। मेन चीज इनकी यही है ना, बाकी तो ये महंगाई खत्म नहीं कर सकते, दवाई सस्ती नहीं कर सकते, पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते, बिजली सस्ती नहीं, बाकी तो अजाब बनी हुई है हुकूमत।
अब आते हैं इनके एहतसाब वाले अमल पे। देखें, एहतसाब एक तो वो हो रहा है जहां अपोजिशन, अदलिया और नेब है। नेब में जारी केसेस में ये खुद टॉक शो पे आके कहते हैं कि जनाब ये केसेस तो पुराने हैं, हमारा तो कोई केस नहीं बना हुआ। तो चलिए जनाब आली, आपके इस बात को हम मानते हैं कि भाई ये पुराने केसेस हैं, तो फिर अपोजिशन जाने, नेब जाने और अदलिया जाने कि जमानतें मिलती हैं नहीं मिलती, नेब केस चलाती है नहीं चलाती, और अपोजिशन उसमें गिरफ्तार होती है नहीं होती। आपके खाते में एक भी पॉइंट नहीं गई, क्योंकि आप खुद कहते हैं। अब आते हैं कि 18 अगस्त 2018 से ये हुकूमत आ गई, उसके बाद अगर अपोजिशन ने करप्शन की है तो ये केस क्यों नहीं बनाते? अगर न्यू केस नहीं बना तो ये क्या कर रहे हैं? और इनके लोगों की जो करप्शन है, जो सब्सिडी है, जो मिनिस्ट्री स्कीम दी गई थी, और जो बाजी ने सिलाई मशीनों से बाहर पैसे बनाए, तो वो आप लेकर आए ना, अगर आप समझते हैं वो आप लेकर आ जाए, वो आप लाएं उसके ऊपर। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये नया पाकिस्तान बनाया ना इन्होंने इस नारे के तहत, पुराने पाकिस्तान को छोड़ दिया इन्होंने। तो नए पाकिस्तान बनने वाले रियासत मदीना के प्राइम मिनिस्टर ये जवाब देना कि 2018 के बाद बनने वाले केस तो इनके लोगों के ऊपर बने हैं। काबीना के अंदर वो बैठे हैं, बन्नी गाला में बैठे हैं, तरीन साहब लंदन चले गए। तो पहले तो ये वो अपने केसेस के जवाब दें, आप अपने केसेस के जवाब दें दामरा साहब, वो अपने में अपने केसेस को निपट लेंगे। लेकिन जो आपके ऊपर अगर केसेस है, जो बात करते हैं कि जो 8 केसेस हैं उनकी गिर जो घूम रहे हैं, उस पर अपोजिशन जो है सबसे ज्यादा चिल्ला रही है। अगर ये 8 केसेस खत्म हो जाए तो कोई जलसा जुलूस कुछ भी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सर, आप अपने केसेस के जिम्मेदार हैं, वो अपने के जिम्मेदार हैं। मतलब ये बात तय हो गई ना कि पुराने केस सारे पुराने बने हुए थे, एक दूसरे के बनाए हुए थे, इनका कोई लेना देना नहीं एहतसाब से जो अपोजिशन के खिलाफ हो रहा है। इनके दौर में की हुई करप्शन पे ये खुद साइलेंट है। मतलब कौम को ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ ढोंग है और ये रोना है एहतसाब का। बाकी आते हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट क्या की है। अच्छा चले, मरियम नवाज साहबा की जो बात मैंने सुनाई है उस पर जरा कमेंट कर देना दामरा साहब, जरा वो बताएं ना जरा उस बारे में। देखिए उसका जवाब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट तो पार्ट है सारी ना इस सारे ड्रामे की। जो हिदायतकार हैं, जो अदाकार हैं, जो स्क्रिप्ट लिखा गया वो बनी गाला में लिखा गया, उसके मातहत होने वाली एजेंसियों के ऊपर इल्जाम है। दूसरी बात यह है कि अगर मुझसे कोई एसएसपी किस डिस्ट्रिक्ट में कोई बदतमीजी करता है या मैं उसके खिलाफ शिकायत करनी है, तो मैं अल्टीमेटली जब उस दौर के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं सुनेगा तो मैं आईजी को भी कहूंगा कि आपके मातहत एक एसएसपी ने मुझसे ये ज्यादती की है। तो जाहिर है इदारे के सरबराह को की है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पार्ट है सारे ड्रामे का। अदलिया को लेना चाहिए, सुबह लेना चाहिए। अच्छा, जो चेयरमैन साहब ने जो रिक्वेस्ट की है वो ठीक रिक्वेस्ट है, यानी कि ठीक है, यानी सही किया उन्होंने। अदलिया को सो मोटो लेना चाहिए। मैं बिलावल भुट्टो साहब की बात कर रहा हूं, जो आर्मी चीफ साहब को उन्होंने जो कहा कि जी नोटिस लें इस चीज का। बिल्कुल, इसलिए उसने कहा कि उनके मातहत कुछ जो विंग्स हैं उनके ऊपर ये बात हो रही थी। लेकिन मरियम साहबा तो कहती हैं कि ये नोटिस लेना हुकूमत का काम है, अदलिया का काम है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। सिविलियन कमेटी तो बनी है ना वुज़रा की, ऐसा नहीं है कि हम उसके इंतजार में। हम सिविलियन कमेटी बनी है और 5 वुज़रा पे बनी है। चले एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी दामरा साहब, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो जरा बात करेंगे जस्टिस काजी फाइजा केस के हवाले से। हमारे साथ एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अहमद जवाद साहब, एक और बड़ा अहम फैसला आज जो जस्टिस काजी फाइजा के हवाले से है, और जिसके अंदर जो है वो 224 पेजेस के ऊपर तफसीली फैसला हुआ, जिसमें कहा गया कि सदर मुमलिकत ने आइन और कानून से तजावुज़ किया। आप नहीं समझते कि ये जो एक फैसला आ गया उसके बाद करपकेशंस या और चीज़ें, व्हाट योर कमेंट ऑन इट सर? फरीद, मैंने पढ़ा है इस फैसले को। इसमें 2 चीज़ें, एक तो उस फैसले में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की कोई इल इंटेंट का एविडेंस नहीं पाया गया, यानी उसमें इंटेंशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, उनको क्लियर किया गया इस पे। तजावुज़ लेकिन हुआ। मैं आता हूँ उस पर। और उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट के हवाले से फैसले में जो लिखा हुआ है कि कुछ प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ हैं, लैप्सेस हैं कि, और उसको उन्होंने तफसील से भी कहा है कि अटार्नी जनरल ने और लॉ मिनिस्टर ने, जो कि मेन आर्किटेक्ट थे उसके रेफरेंस के, उन्होंने गलत एडवाइस की। फिर इसको प्रोसीजरली किसकी तरफ से होना चाहिए था केस, ये इस किस्म की इरेगुलरिटीज, उसको उन्होंने पूरी एक लिस्ट। यानी सर, लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ने अगर गलत एडवाइस की, आप नहीं समझते हैं कि फिर इस गलत एडवाइस के ऊपर दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखें, वो अटॉर्नी जनरल तो ऑलरेडी जा चुके हुए हैं जिन्होंने की थी, तो वो तो अब देखें, प्रोफेशनली आप सही एडवाइस भी कर सकते हैं, गलत एडवाइस भी कर सकते हैं, और तरीक़ाकार तो यही होता है कि फिर जो जिसने कोई गलत एडवाइस की है प्रोफेशनली, तो ऑब्वियसली उसको रिजाइन करना है या अपनी पोजीशन को छोड़ना है।
तो ये तो देखें, अब इस फैसले के बाद जो है देखते हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि इसमें प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के ऊपर कोई कदगन नहीं आया, इसके ऊपर सिर्फ कुछ इरेगुलरिटीज हैं, लैप्सेस हैं, और वो उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया। शहीद जाफर इकबाल साहब, इरेगुलरिटीज हैं सर, आप समझते हैं इस चीज के ऊपर? प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स, लैप्सेस, मेथड्स के ऊपर है। इन चीजों के ऊपर देखें, लॉ मिनिस्टर साहब बहुत सादा सी बात है, बहुत सादा घर जाने चाहिए। बहुत सादा सी बात है। हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, काम करते रहे हैं, इंसान के अंदर ना जुर्रत होनी चाहिए। जो आपके एडवाइज़र होते हैं, ये आप प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अभी शो कर रहे हैं, आप क्या है ना, आपको जो बंदा इनपुट लिख के देने वाला है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप गलत कोई चीज़ पेश कर जाते वो हो काउंटर तो, चेक भी करूंगा। नहीं, गलत अगर आप कर जाते हो तो उसकी माजरत भी आपको करनी होगी और उसकी सजा जजा भी आपको होगी। आप ये समझते हैं कि व्हेन यू आर प्राइम मिनिस्टर, व्हेन यू आर प्रेसिडेंट, तो ये आपको ऑनरशिप, जब बाकी बढ़ के मारते हैं कि ये हमने किया, भी कहें कि ये मेरे मशीर ने मशवरा दिया तब मैंने अच्छा किया। अब जब गलत हुआ है तो प्रेसिडेंट साहब को आज ये खबर आने के बाद रिजाइन करना चाहिए था। आप समझते हैं प्रेसिडेंट 100% मैं मुतालबा करता हूं कि एक सादा कागज आया है और आप उस बंदे की कोई तहकीक नहीं, कोई पता नहीं, आप किसी अदालत में भेज दें, भी इसे आप देखें बनता है नहीं बनता, कुछ भी कर दें, आप उसके ऊपर चल पड़े हैं और आपने इतना तमाशा खड़ा कर दिया, आपके बुजरा उसके ऊपर क्या बयान दे रहे हैं, और फिर आपने बतौर सदर पाकिस्तान कोई थोड़ी बात है, आप एक काम कर रहे हैं। और अगर अदालत ने इतना भी लिख दिया है कि ये आइन के कानून के खिलाफ हुआ है, तो अभी तक उन्हें घर चले जाना चाहिए। दामरा साहब, और ये वजीर आजम ऑफिस से सदर को जो जाती है एडवाइस, वो वजीर आजम ऑफिस से जाती है, डायरेक्ट तो नहीं जाती। तो वजीर आजम अगर इतने नालायक हैं कि उनके मशीर, उनके वो सारे उन्हें डॉज दे जाते हैं, तो वाई ही सिटिंग देयर, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए। दामरा साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब का ये ओपिनियन है कि बाय दिस टाइम प्रेसिडेंट को रिजाइन कर देना चाहिए। दामरा साहब, चले ड्रॉप ऑफ हो गए हैं आजिज दामरा साहब। सर अहमद जवाद साहब, देखें फरीद, मैंने आपको क्या इस चीज को सिर्फ इस वजह से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इसके पीछे छुप सकते हैं कि जनाब ये तो आई गलत एडवाइस हुई, ये हमारा मसला नहीं था, एडवाइस करने वालों का मसला? देखें, छुपने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि उसका जो फैसला लिखा गया बड़ा क्लियरली, उसमें बहुत क्लियरली अदालती फैसला है कि इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कोई इल इंटेंट नहीं है। उसके बाद उस रेफरेंस के दायर करने के अंदर इरेगुलरिटीज को पॉइंट आउट किया जो कि प्रोसीजरल हैं, नॉट अगेंस्ट द लॉ, या उसको कोई आइन के खिलाफ नहीं, कोई कानून के खिलाफ नहीं, प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज और लैप्सेस हैं जो कि हो सकते हैं टेक्निकली। आप जब एक लीगल उसको अदालत ने फैसला दिया, आप कह रहे हैं कि कवर उसके अंदर और मैं ये कहता हूं कि ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा इसमें मौकफ ये है कि सदर पाकिस्तान से बड़ा ठीक है, अगर वो एक ठीक, चीज अदालत में भेज राइट और वो गलत करार दे ठीक है, जाती है, राइट सर, बहुत शुक्रिया चौधरी जाफर इकबाल साहब, अहमद जवाद साहब और आजिज दामरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फरीद रीज को इजाजत दीजिए।